बहुत ही रोचक और खूबसूरत कदम था वो। कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, बिन मांगे सब कुछ दे देता है। देखिए, दिक्कतें ज़रूर होती हैं, बच्चे छोटे होते हैं, स्कूल भेजना है, सुबह उठकर तैयार करना है, पति को ऑफिस भेजना है, सास ससुर को चाय देनी, उसके बाद समाज के हित के लिए काम करने के लिए बाहर जाना है। तो महिलाओं को तो दिक्कत होती है, क्योंकि पहाड़ी औरतें, मतलब जितनी शक्ति पहाड़ी औरतों में है उतनी शक्ति में भारत में किसी में नहीं होगी। आप सभी दर्शकों को नीरू भल्ला का नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ समाचार सच की एक नई वीडियो सीरीज में, जिसका नाम है मजबूत पहाड़ी महिलाएं। हमारी यह सीरीज इन्हीं मजबूत महिलाओं की जिंदगी पर आधारित है, जो कि आज न केवल अच्छे से घर संभाल रही हैं, बल्कि अपने कामों की वजह से देश दुनिया में नाम भी रोशन कर रही हैं। और आज हमारे साथ खास मेहमान है, उनका नाम है श्रीमती सुमित्रा प्रसाद, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल। तो आइए उन्हीं से पूछते हैं उनके इस रोचक सफर के बारे में। सुमित्रा जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ जी मैम, मैं आपसे ये पहले पूछूंगी, मेरा ये पहला सवाल होगा आपसे। सर्वप्रथम आप हमारे दर्शकों को अपने घर परिवार और अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए। जी हाँ, नाम तो आपने बता ही दिया है। मेरा जन्म 78 8 जून 78 को हुआ था, और मेरी शिक्षा एमए इकोनॉमिक्स है, और मेरे पति गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत हैं। पिताजी भी मेरे सरकारी नौकरी में ही थे, ससुर जी भी मेरी सरकारी की नौकरी से ही रिटायर हुए हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। ये था आपका पारिवारिक जीवन। हाँ जी सुमित्रा जी, तो फिर आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? 2003 में जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद 2014 में मेरा राजनीतिक में कदम रखा गया। तो बहुत ही रोचक और खूबसूरत कदम था वो। कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, बिन मांगे सब कुछ दे देता है। मेरा पहला कदम 2014 में राजनीति में पड़ा। उसी में मैं जिला पंचायत सदस्य, उसके बाद अध्यक्ष बनी। तो ये रहा मेरा शुरुआत राजनीतिक कदम की। और उसके बाद 2014 से लेकर 2019 तक मेरा 5 साल का कार्यकाल रहा। आप सबके आशीर्वाद से कार्यकाल अच्छा बीता। लेकिन मेरे को लगता है इस 5 सालों में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा होगा। देखिए, महिला घर परिवार और राजनीति दोनों का सामंजस्य बिठाना बड़ा मुश्किल होता है ना, और छोटे छोटे बच्चे हैं। इसका एक सबसे छोटा उदाहरण दूं मैं आपको। जो महिला अपने घर को संभाल ले और मायका ससुराल का तालमेल बराबर रख लेना, उस महिला के लिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कोई बड़ी बात नहीं है। जिस महिला ने घर संभाल लिया वो देश भी बहुत सुंदर तरीके से संभाल सकती है। बहुत बढ़िया मैम। हाँ जी मैम। लेकिन ये है कि दिक्कतें जरूर होती है, बच्चे छोटे होते हैं, स्कूल भेजना है, सुबह उठकर तैयार करना है, पति को ऑफिस भेजना है, सास ससुर को चाय देनी, उसके बाद समाज के हित के लिए काम करने के लिए बाहर जाना है। तो महिलाओं को तो दिक्कत होती है, और उस दिक्कत को महिलाएं जिस तरह बखूबी से निभाती है ना, उसको सल्यूट है। तो इस सफर में आपके हस्बैंड का आपके साथ कितना सहयोग रहा? अक्सर ये कहते हैं ना कि हर पति जब कामयाब होता है तो पत्नी का हाथ होता है, लेकिन मैं कहूँगी कि मेरे पीछे मेरे पति का हाथ है, क्योंकि मैं हाउसवाइफ थी और मेरे पति पंचायती राज विभाग में ही कार्यरत है। तो जिस क्षेत्र में उन्होंने अपनी सेवा दी, उसी क्षेत्र में मैं जिला पंचायत सदस्य बनी और वहीं से मैं अध्यक्ष बनी। तो ये बहुत ही मेरे लिए मील का पत्थर साबित हुआ कि जहाँ मेरे पति ने अपनी 10 साल की सर्विस दी, वहीं से मैं जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष बनी। तो इसमें 100% रोल मेरे पति का है। तो मतलब ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा मुझे। आपने अपने कार्यकाल के दौरान कौन से प्रमुख कार्य करवाए और भविष्य में क्या करना चाहते हैं? इन 5 सालों में चूँकि मैं एक नई राजनीति में मैंने कदम रखा, तो मुझे राजनीति सीखने में 1-2 साल तो लग ही गए थे कि किस तरह से कार्य होते हैं। लेकिन जब मैंने 1-2 साल के बाद कार्य करना सीखा और उस कार्य को जब मैंने किया, तो मुझे ऐसा लगा कि 5 साल मेरे लिए बहुत कम हो गया है। काश भगवान थोड़ा समय और बढ़ा देता तो मैं ये भी कर लेती समाज के हित के लिए। जो सरकार है वो योजनाएं तो बहुत देती है, लेकिन वो धरातल तक नहीं आ पाती है। इसके लिए काफ़ी कार्य करने पड़ते, काफ़ी लोगों से मिलना पड़ता है, संपर्क करना पड़ता है, और वो उस कार्य को वहाँ तक पहुँचे।
तो उसके लिए आपके पास समय कम हो जाता है। लेकिन अगर मुझे भविष्य में फिर मौका मिले और अनुभव भी हो गया है, तो शायद अगर ऊपर वाले ने मुझे फिर एक गॉड गिफ्ट कुछ इस तरह दिया, तो मैं समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए कुछ अच्छा करना चाहूँगी। यानी जब वो आप 5 साल का आपका कार्यकाल था, वो उसमें पहला 1 डेढ़ साल काफी मुश्किल भरा रहा। बिल्कुल, बहुत मुश्किल। क्योंकि मेरे को लगता है जनता से रूबरू होने के हाँ, ये उनसे बात करना, उनके कार्यों को समझना, देखना और सरकारी और यही बातें जाके हाँ, प्रशासन को समझाना कहना कि भैया इस तरह की ज़रूरत होती है, इस तरह के कार्य करने होते हैं। तो उसके लिए काफ़ी फेस करना पड़ा, लेकिन आज की तारीख में अच्छा लगा कि काश ये समय एक बार और मिल जाए। बिल्कुल मिलेगा मैम, आपका हमारी विशेष है आपके साथ। अच्छा मैम, तो थोड़ा पहाड़ की महिलाओं के लिए कोई संदेश? पहाड़ की महिलाओं के लिए मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा बताऊं, जो मेरा अपना नज़रिया है। सबका अलग अलग नज़रिया होता है। मैं अपना नज़रिए से कहूँगी कि जो उत्तराखंड है, वो अगर हम माने उत्तराखंड की जो सीमा है, अगर 100 किलोमीटर देखें तो यहीं पर रामपुर बरेली शुरू हो जाता है, यूपी बॉर्डर शुरू हो जाता है। यूपी की हालत और उत्तराखंड की हालत बहुत अलग है। यूपी में आज भी स्त्रियों की जो स्थिति है, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा है ना, महिलाओं का जो अनादर होता है। उत्तराखंड में आप आज भी 50,000, लाख, 1.5 लाख में बढ़िया शादी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ जो दहेज प्रथा है वो नहीं है, यहाँ पर्दा प्रथा भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात मैं आपसे कहूँगी, अगर यहाँ पर 4 लड़कियाँ भी हो जाती है ना, तो कहते हैं सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। सब मतलब उसको हम लोग एक बोझ के रूप में नहीं लेते, छोटी दृष्टि से नहीं देखते हैं कि ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और फिर ये देवभूमि है, तो यहाँ की स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी इस वजह से है क्योंकि एक तो पढ़ाई पे जोर दिया जाता है। पढ़ाई पे जोर दिया, जैसे अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, पंतनगर हो गया, ये तो वैसे ही प्राचीन सब मतलब काफ़ी पुराने शिक्षक के क्षेत्र में आते हैं। लेकिन अगर हम ये बात कहें कि स्त्रियों की स्थिति, तो देखिए हर क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति खराब है, क्योंकि पहाड़ी औरतें मतलब जितनी शक्ति पहाड़ी औरतों में है, उतनी शक्ति में भारत में किसी में नहीं होगी। सुबह उठकर अपना चूल्हा चौकी निपटाकर, गाय भैंसों का काम निपटाकर खेती करती हैं, और उस पर भी घर आकर खाना बनाती हैं। तो महिलाओं की जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, उनके बराबर सक्षम और सामर्थ्य किसी महिला में नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ठीक है, सिक्के के दोनों पहले उत्तराखंड में हैं, प्लस और माइनस जी ना। और समाज और युवाओं के लिए कोई संदेश? समाज के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए एक संदेश ये है कि बस अपने को कमज़ोर ना समझे किसी भी क्षेत्र में। अगर सिर्फ इतना है कि जो अंदर से करंट आता है किसी भी कार्य को करने के लिए, अच्छे करने के लिए, तो उसको ना बाहर आने दें, उसको करने दें। अगर होता है कभी हम लोग किसी कार्य को करना चाहते हैं, लेकिन कभी होता है समाज सामने आ जाता है, बच्चे सामने आ जाते हैं, परिवार सामने आ जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा अगर हम उस वक्त कदम उठा लें, अपने आप को मजबूती से उस स्थिति को पार कर ले, तो आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होगा। तो मैं युवाओं से सबसे पहले ये कहूँगी कि सबसे पहले तो एक सभ्य नागरिक बने। अगर आप सभ्य नागरिक बन जाएंगे, सभ्य व्यक्ति बन जाएंगे, तो तन मन धन आपको स्वयं ही मिल जाएगा। और आजकल के समय में पैसा कमाना आसान है। आजकल तो लोग यूट्यूब से भी पैसा कमा ले रहे हैं, लेकिन जो एक हवा चल रही है, ये जो बच्चों को बिगाड़ रही है, हम कहेंगे नशा। तो उसके लिए हर माँ बाप से पहले कहूँगी कि बच्चे पर ध्यान रखें, और दोस्त भी आपस में भी अच्छी बातें करें ना, और नशा से दूर रहें, और पढ़ाई पे ध्यान रहें। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, माता पिता का मान सम्मान रखें, सभ्य नागरिक बने, सब कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद मैम। ये थी हमारे साथ नैनीताल की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमित्रा प्रसाद जी। हमसे एक प्रार्थना करेंगे कि आपको जनता के बीच और जनता के लिए काम करने का मौका मिले, क्योंकि मैम की बहुत दिली इच्छा है कि वो जनता के साथ जुड़े फिर और एक बार फिर काम करे वो। इसलिए हमारी बहुत आपके साथ शुभकामनाएं। छुटे हुए हैं, मुझे लगता है ऊपर वाला मौका दे तो वो काम जरूर हो रहा है। बिल्कुल देगा, क्योंकि आपके दिल में जज्बा है तो जरूर देगा आपको। आपने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इस कड़ी में हमसे जुड़ने के लिए हमारे साथ आगे भी बने रहें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें। मैं नीरू भल्ला, समाचार से धन्यवाद।